दोस्तों नमस्कार। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारी जो हिंदी वर्णमाला की सीरीज चल रही है उसमें हमने स्वर का अध्ययन कर लिया है। व्यंजन में हमने स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण हमारे आते हैं, श, 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 ह। यही चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे हम ऊष्म व्यंजन कहें और चाहे इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन कहें, दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है ऊर्जा या गर्मी। संघर्ष का मतलब होता है जो जिसके निकलने में, जिनके उच्चरित होने में थोड़ी सी हमारी प्राणवायु जो है वो संघर्ष करते हुए बाहर आती है। और जब प्राणवायु हमारी संघर्ष करती है तब उस प्राणवायु में, उस हवा में थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाती है, थोड़ी सी गर्माहट पैदा हो जाती है। जैसे आप उच्चारण करके देख लीजिए, श, 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 ह, ह। तो इसको अगर जब आप उच्चरित करेंगे तो जो भी हमारी प्राणवायु है, अंदर से जो भी प्राणवायु निकलती है, इनके उच्चारण करते समय उस प्राणवायु में थोड़ा सा गर्माहट होती है, थोड़ी सी गर्मी होती है। इसीलिए इन 4 वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा गया है। और हवा जो है हमारी थोड़ा सरसराहट के साथ निकलती है, घर्षण करते हुए निकलती है, इसीलिए इनको संघर्षी भी नाम दे दिया गया। तो चाहे परीक्षा में आपसे ऊष्म व्यंजन पूछे, चाहे संघर्षी व्यंजन पूछे, आपको ये जानना है कि ऊष्म और संघर्षी यही चारों व्यंजन ही होते हैं। जैसा कि अगर इनकी परिभाषा हम लिखें तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु तालु, मूर्धा, दंत और कंठ को, तालु, मूर्धा, दंत और कंठ को घर्षण करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर आती है। अर्थात अगर हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्राणवायु बिना घर्षण किए और तालु, मूर्धा, दंत या कंठ को छुए, मतलब छूने का काम भी साथ साथ में घर्षण का काम भी, मतलब दोनों साथ में होगा। जैसे हम मान लीजिए शा का उच्चारण करते हैं तो सा जो है उच्चारण वो तालु से होता है, तो जिह्वा हमारी ताल को तो छू रही है। लेकिन अगर हम शा शा बोल रहे हैं तो हवा में घर्षण भी है और थोड़ी सी हवा हमारी जो प्राणवायु निकल रही है वो थोड़ी सी गर्म है। बोल के आप देख लीजिए, इसे मुंह के साथ सामने हाथ लगा के आप जो है स्पष्ट रूप से इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे श, 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 ह। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि ये जो चारों वर्ण हैं इनको बोलने में हमारी जो प्राणवायु है वो घर्षण करते हुए मुख से बाहर आती है, इसीलिए इनको संघर्षी नाम दिया गया। परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं
कि भाई कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है। इसमें से 3 इसी में से दे देगा, एक कोई दूसरा रख देगा, तब वहाँ आपको पता करना है कि भाई इसमें कौन से संघर्षी व्यंजन नहीं है। या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन संघर्षी व्यंजन है, 3 उसमें स्पर्शी व्यंजन दे देगा, अंतस्थ व्यंजन दे देगा, एक उसमें इसमें का डाल देगा संघर्षी वाला। अब वहाँ पूछेगा कि भाई इन चारों वर्णों में कौन सा संघर्षी व्यंजन है या कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तब वहाँ आपको ऊष्म व्यंजन को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने उत्तर के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊष्म व्यंजन क्या है और संघर्षी व्यंजन क्या है। अब इसके उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए शाह है, ये शाह है, इसका उच्चारण स्थान इसके उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें इस सा की, तो इस सा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, अर्थात इस शा का जो उच्चारण हम करते हैं तालु से करते हैं। इसके बाद इस सा को आप देखिए, इसको तालव्य वर्ण भी कहते हैं, इसको तालव्य सा भी कहते हैं, इसको तालव्य शा भी कहते हैं। इस सा की अगर हम बात करें तो ये मूर्धा वाला है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जाके मूर्धा को टच करती है और सरसराहट के साथ आवाज निकलती है, तो इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसको हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं, फिर उसके बाद बात आती है इस सा की। इस सा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा दांत को टच करती है, इसीलिए इस सा का उच्चारण स्थान दंत है, इसको हम दंत वर्ण भी कहते हैं या दंती सा कहते हैं, इसको दंत वर्ण या दंती सा भी कहते हैं। फिर बात आती है हा की, तो हा का अगर उच्चारण स्थान देखें, बोलिए ह, तो इसकी जो आवाज निकल रही है वो कंठ से निकल रही है, तो हा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और इसी को हम, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। इसी हा को हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, इसी का नाम काकल्य वर्ण भी है, तो आप देख रहे होंगे कि मतलब है तो 4 ही अक्षर, लेकिन हा को देखिए कंठ वर्ण, स्वर यंत्र, काकल्य वर्ण ना। तो इस प्रकार से इन 4 ऊष्म व्यंजनों से सवाल जो है हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और हम आशा करते हैं कि ऊष्म व्यंजन से जितने भी सवाल आपके बनेंगे, इतना अगर आपने जान लिया तो यहाँ से आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं, सारे प्रश्न आप कर ले जाएंगे। अभी वर्णमाला खत्म होने के बाद जो भी वर्णमाला की सीरीज चल रही है, ये पूरी वर्णमाला जब खत्म होगी तो हम अंत में इस वर्णमाला से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी एक सीरीज वर्णमाला प्रश्नोत्तरी करके शुरू करेंगे। उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमको कहाँ से क्या ध्यान में रखना है, क्या हमको ध्यान में रख के
वर्णमाला की तैयारी करना है। सारी चीज़ें उन प्रश्नों की प्रकृति से आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप पूरा व्याकरण पूरा इस तरीके से तैयार करते हैं तो हिंदी व्याकरण में, सामान्य हिंदी के व्याकरण में आपको अच्छे से अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।